जो जड़ें मान्यवर कांशीराम साहब ने पैदा की थी, उन जड़ों को सुखाया गया। ये समाज हजारों टुकड़ों में केवल जातियों में नहीं बटा है, लाखों संगठनों में भी बटा हुआ है। 15 लाख स्कूलों का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उद्योगपति को दे रहे हैं। 16 लाख हॉस्पिटलों की जमीन दे रहे हैं उद्योगपतियों को। बीजेपी सरकार में होने के बावजूद भी ये कर रही है। क्यों कर रही है? सरकार को तो डर लगना चाहिए ना यार, ऐसा होगा तो हमारी बदनामी होगी। वो सरकार इसीलिए करवा रही है टू एक्वायर पावर, सत्ता प्राप्ति के लिए वो कर रहे हैं। फिर टू सस्टेन पावर, सत्ता को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। ध्यान रखना नहीं चाहिए, बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। टू एनहेंस पावर, सत्ता का विस्तृतीकरण, जिस एरिया में नहीं है वहां पहुंचा दो। मणिपुर पहुंचा दिया ना, साउथ में पहुंचा दिया ना, तो वो योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं। और ऐसा करने के पीछे उसका मूल कारण है अल्पसंख्यक ब्राह्मण जो विदेशी है, मेजोरिटी में उनका विदेशीपन छुप जाता है। मेजोरिटी में तब्दील होने से उनका विदेशीपन छुप जाता है। नंबर 2, बहुजन समाज की सारी समस्याएं अप्रासंगिक हो जाती है। जब दंगे फसाद शुरू होते हैं तो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, सारी समस्या अपनी खत्म। नंबर 3, अपना भय वो दूसरों में ट्रांसफर कर रहे हैं। जो डरे हुए लोग हैं वो दूसरों में ट्रांसफर कर रहे हैं अपना भय। और डर उनको अभी भी लग रहा है कि आने वाले समय में अगर सिविल वॉर हुआ, तो हमारी प्रोटेक्शन का क्या होगा? तो आरएसएस के लोगों को, बजरंग दल के लोगों को अग्नि मिसाइल में चला दिया ना। ये अभी चला था ना, जो 4 साल में रिटायर अग्निवीर, ताकि उनको हथियारबंद लोग मिले, ट्रेनिंग वाले लोग मिले। वो योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं। उसके साथ साथ मेजोरिटी में तब्दील होने से हमारे लोग उनके पिछलगू बन जाते हैं कि इनके साथ जाने से, अभी पावर इनका, इनके साथ जाने से हम भी एमएलए एमए बन जाएंगे। हम इनके साथ जाएंगे तो एमएलए एमपी बन जाएंगे। और हमारे लोग बोलते हैं कि हमारे नेता नहीं मान रहे। अरे कहां से मानेंगे? तुम्हारी मानेंगे या उनकी मानेंगे? तो ये तरीका उन लोगों ने बना के रखा है। अगर आपको निकालना चाहते हो समाज को, तो SC ST OBC में इतनी जागृति निर्माण करना चाहिए कि दुश्मनों के एजेंडा पर इनका इस्तेमाल ना हो। दुश्मन इनका इस्तेमाल इनको ही गुलाम बनाने के लिए ना करे, इतनी जागृति निर्माण होनी चाहिए। तब जाकर आप उस समस्या से निजात पा सकते हो। और ये बनाए रखने के लिए सारा तंत्र चल रहा है। अब भारत की 15 लाख स्कूलों का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उद्योगपति को दे रहे हैं। एक स्कूल के पास 3 एकड़ जमीन है, 45 लाख एकड़ जमीन दे रहे उद्योगपतियों को। क्या कर लोगे? 16 लाख हॉस्पिटलों की जमीन दे रहे उद्योगपतियों को। 16 लाख की जमीन दे रहे उद्योगपतियों को। और अभी और समूह साड़ा का कॉन्सेप्ट आया। 20 किलोमीटर में, अगर उन साड़ाओं में 20 संख्या है तो 20 किलोमीटर की सभी साड़ाओं को एक करेंगे। अब कौन बच्चा पढ़ाने जाएगा 20 किलोमीटर? कौन सा जिसके माँ बाप के पास 20 किलोमीटर तक आने जाने का खर्च हो, तो वो प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकता, डेली समय और पैसा हो तो ये चल रहा है। सुभाष सरकार का स्टेटमेंट है 32,000 लोगों ने राज्यसभा का स्टेटमेंट है। IIT के लोगों में केवल पढ़ाई महंगा होने से छोड़ दिया 9,000 OBC के लोग थे, लगभग 9,000।
उनके माँ बाप ने कहा कि हमारी पहुंच नहीं है पढ़ाने की इनकी। IIT और IIM की बात कर रहा हूं। 5000 शेड्यूल कास्ट के बच्चे थे, 4000 आदिवासी के बच्चे थे। आप अंदाज लगा सकते हो, आपके समाज के इंटेलेक्चुअल 17,000 बच्चों का भविष्य तबाह कर दिया है। आप प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हो, अरे हायर एजुकेशन समाप्त कर रहे हैं। अभी डॉक्टर कुलदीप जी ने बताया, पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, अभी क्या हो गया, NMC बन गया ना, नेशनल मेडिकल काउंसिल, ऑटोनोमस बॉडी बन गई। अब वो ऑटोनोमस बॉडी बन गई तो वहां अब अभी हमारे लोगों को वहां पहुंचना है तो कितनी दिक्कत होगी डॉक्टर बनाने में। आपको मालूम है हॉस्पिटल खोलने में कितनी दिक्कत होगी। वो सारी योजना के तरीके से कर रहे हैं और हम लोग समस्या पर केवल चर्चा कर रहे हैं, समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। मेरा अभी ये मत बन चुका है, मानसिकता बन चुकी है मेरी, यह मत बन गया है। ये समाज हजारों टुकड़ों में केवल जातियों में नहीं बटा है, लाखों संगठनों में भी बटा हुआ है, लाखों संगठनों में भी बटा हुआ है ये समाज, लाखों समस्या में भी बटा हुआ है और बकायदा बांटा गया है। और सब लोग समस्या पर चर्चा करते हैं। समस्या का समाधान के लिए हमने वो ताकत 50 साल में भी पैदा नहीं की जो हम उनको रोक पाए। 50 साल में भी हमने वो ताकत पैदा नहीं कर पाए कि हम हमारे दुश्मन को रोक पाए कम से कम। और इसका मूल कारण अगर बताया जाए, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा कि समस्या पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी अगर किसी का है, ड्रॉबैक है, तो बांध से चलाने वाले, बनाने वाले और चलाने वालों में जमीन आसमान का अंतर आ गया। जो जड़ें मान्यवर कांशीराम साहब ने पैदा की थी, उन जड़ों को सुखाया गया, राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, सुखाया गया उनको कि नहीं नहीं राजनीति से कुछ नहीं होगा। 2 पीढ़ियां हमारी राजनीति से कट ऑफ हो गई। उन जड़ों को बकायदा सुखाया गया और केवल नेतृत्व के स्वार्थ की वजह से अब वही लोग कह रहे नहीं पार्लियामेंट में जाना चाहिए, MLA MP बनना चाहिए, इसके लिए मारे मारे फिरते हैं। देखा होगा आपने भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि हमको इधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए। अरे तो कांशीराम साहब की बात को समझने के लिए तुमको 37 साल लग गया, बात को समझने के लिए 37 साल लग गया। तो ये जो केवल एकेडमिक चर्चा नहीं है, हमारे समाज के साथ क्या होने जा रहा है ये समाज को ही मालूम नहीं होगा तो कहां से होगा। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का डाल दिया उन्होंने बोलबाले में, अगर विरोध करेंगे तो बोलेगा ये मुसलमानों के समर्थक है, विरोध नहीं करेंगे उनका काम हो रहा है। 2 डिवीजन बढ़ गया और रेफरेंस दे रहा है कौन सा, अनुच्छेद 44 का, जो फंडामेंटल राइट में नहीं है। अरे अगर 44 का आप रेफरेंस दे रहे हो तो 39 का क्यों नहीं दे रहे हो फिर? समान मिलकत का, समान संपत्ति का वितरण होना चाहिए। बेच रहे हो सरकारी संपत्ति तो सबका समान वितरण होना चाहिए। फिर 39 भी तो लाओ ना मैदान में। 44 याद है, 39 याद नहीं है। तो ये मौलिक जो अधिकार था आर्टिकल 25, कोरोना में सारे मौलिक अधिकार आपके समाप्त हो चुके हैं। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो कि संविधान हमारा अभी बरकरार है? सारे अधिकार समाप्त हो चुके हैं। आर्टिकल 12 स्वायत्त संस्थाएं, क्या भारत में स्वायत्त संस्था है? अभी CBI स्वायत्त है, ED स्वायत्त है, चुनाव आयोग स्वायत्त है, सुप्रीम कोर्ट स्वायत्त है। स्वायत्त संस्था खत्म। आर्टिकल 13 मूलभूत अधिकार था कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी परंपराएं होगी, जो रूढ़ि चुस्ताएं होगी, जो आस्थाएं होगी, मूलभूत अधिकारों के विरोध में उसको नल एंड वॉइड किया जाता है। हजारों साल की उनकी परंपरा को बाबा साहब ने खत्म कर दिया था। दे दिया ना राम मंदिर के जजमेंट आस्था के आधार पर।
कहां गया आर्टिकल 13? आस्था के नाम पर जजमेंट दे दिया। आर्टिकल 14 इक्वालिटी भी बोलो। अरे राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है तो बाकी का क्या है? राष्ट्रपति को नहीं घुसने दिया जा रहा है, आने नहीं दिया जा रहा है, तो बाकी लोगों की औकात है? आर्टिकल 15-16 रिजर्वेशन खत्म हो गया प्राइवेटाइजेशन से। 17 छुआछूत का अंत हो गया क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वाणी स्वतंत्रता बोलोगे तो बोलेगा भड़काऊ भाषण। शोषण के विरोध में जो था आर्टिकल 23, कोरोना में मजदूरों का 4 घंटा और बढ़ा दिया। 8 घंटे के बदले 12 घंटे काम करना पड़ेगा। मतलब महीने में 1.5 महीने का, साल में 1.5 साल का, 6 महीना फ्री में काम करना पड़ेगा। 29 लेबर लॉज से खत्म कर दिया कोरोना में ही। और आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 जो मुसलमानों में सारे धर्मों को स्वतंत्रता दी गई है, स्वतंत्रता, वो स्वतंत्रता को भी खत्म कर रहे हैं अभी मौलिक अधिकारों के विरोध में। और बीजेपी अभी ला रही है आर्टिकल, उसमें घुसपैठ कर रही है आर्टिकल 31A में कि मुसलमानों को अगर अपने धर्म की तालीम देने का, कल्चर मानने को अगर इजाज़त है तो हमें भी होना चाहिए। मतलब उनकी जो असमानता के कल्चर को पाबंदी लगाई थी बाबा साहब ने, वो उसमें भी अमेंडमेंट करवा रहे हैं। तो ये सारा का सारा भयानक समस्या इस देश में पैदा हो चुकी है। आप समस्या पर चर्चा करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, उनको क्या दिक्कत है? अब 1 नेशन 1 इलेक्शन लोगों को लगता है 131 को पूछो, सारे पार्लियामेंट वालों को पूछो, अभी क्या है ये? माने देश में खर्चा बचेगा, चुनाव एक साथ हो जाएगा तो विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव एक साथ हो जाएगा तो देश का खर्चा बचेगा। अरे बनाने वालों ने जो प्रावधान किया था वो इसलिए प्रावधान किया था 5 साल में लोकसभा का चुनाव है, लेकिन विधानसभा का चुनाव समय समय पर अलग अलग राज्य में अलग अलग टाइम होता है, तो राज्यसभा के आंकड़े बदल जाते हैं। तो कोई अगर राज्यसभा में उनका मेजोरिटी नहीं है तो बिल पारित नहीं होता, तो एक साथ पास करवा लो ईवीएम का इस्तेमाल करके, फिर आपको 5 साल तक ईवीएम के विरोध में बोलने की मतलब कोई सुनेगा ही नहीं। हर राज्य में ये मुद्दा उठ जाता है ईवीएम का। तो एक बार चुनाव करवा लो, 5 साल में आपके पास क्या होगा? राज्यसभा में भी उनकी मेजोरिटी और लोकसभा में भी उनकी मेजोरिटी। तो लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाया गया था पार्लियामेंट और राज्यसभा का, वो खत्म करने की योजना चल रही है। और हमारे नेता को पूछेंगे तो बोलेगा खर्चा बचेगा ना। अरे लोकतंत्र नहीं बचेगा उसका क्या? लोकतंत्र ही नहीं बचेगा उसका क्या करोगे? तुम खर्चे की बढ़िया, तुमको देश का जुडिशरी ही नहीं बचेगा। लोकतंत्र के 4 पिलर उनके नियंत्रण में है। आपको मालूम होगा 16 नवंबर 1991 में जो जज ने 1992 में जजमेंट था, कौन थे जज का बेंच में? कौन थे? राम मंदिर के जजमेंट में कौन सी बेंच थी? सब सवर्ण लोग। ईडब्ल्यूएस के जजमेंट में कौन से जज थे? सब सवर्ण लोग। और इसीलिए तो कहना पड़ा ना 12 जनवरी 2018 में किनको 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आपको मालूम होगा कि हमारे न्यायपालिका भी स्वतंत्र नहीं है, जुडिशरी भी स्वतंत्र नहीं है। जस्टिस चिलमेश्वर ने कहा ना, और उसमें ये जस्टिस बोबड़े भी थे, जस्टिस रंजन गोगोई भी थे बाद में जो जजमेंट दिए। तो ईडब्ल्यूएस का जजमेंट में उनका, राम मंदिर के जजमेंट में उनका, सारे क्रिमिनल के समय उनका, आपका है क्या? क्या है आपका? तो ये अब विधानसभा में, अभी लोकसभा में 131 लोग बैठे हुए, कोई बोलने वाला नहीं है, ताकि अगली बार टिकट कट जाएगी। कोई बोलने वाला नहीं है, अगली बार टिकट कट जाएगी, इसलिए कोई बोलेगा ही नहीं। और कार्यपालिका में एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि आपका बच्चा IAS IPS बने नहीं ना,
अरे तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हो, एक समान नागरिक कानून की बात कर रहे हो, तो ओबीसी के बच्चे 314 बच्चों ने यूपीएससी की एग्जाम पास किया, तुम क्रिमिनल के नाम पर आउट कर दिया था, और तुम्हारे बच्चे लिटरल एंट्री के तहत बगैर एग्जाम बगैर इंटरव्यू के आईएएस बन जाते हैं। कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हो? कौन सी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हो? तुम्हारे बच्चे बगैर एग्जाम बगैर इंटरव्यू के आईएएस जॉइंट सेक्रेटरी, और हमारे बच्चे एग्जाम पास करने के बाद भी आउट। तो ये चल रहा है देश में, भयानक परिस्थितियां पैदा हो गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक ही मुद्दा बताऊंगा, मैरिज रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया। मैरिज रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया गया है ताकि जैनों का कोई जैन मैरिज ब्यूरो एक्ट नहीं है, बुद्धिस्टों का कोई बुद्धिस्ट मैरिज ब्यूरो एक्ट नहीं है। हिंदू में करवाना पड़ता है, जैनों को भी हिंदू में करवाना पड़ता है। सिखों का 2012 के बाद आनंद मैरिज ब्यूरो एक्ट बना है, उससे पहले नहीं था, हिंदू के नाम पर ही लपेटे में थे। ओबीसी तो है SC/ST, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत आदिवासियों का 244 आर्टिकल राइट टू ओनरशिप, जिस एरिया में आदिवासी रहते हैं वहां जो खनिज निकलेगा उसका मालिकाना संपत्ति उनका होगा। खत्म हो जाएगा तो अरबों खरबों की जमीन आदिवासियों की उद्योगपति खरीदना चाहते हैं। राइट टू गवर्नेंस, वहां डीएम से लेकर प्यून तक आदिवासी होना चाहिए। आदिवासियों की जमीन आदिवासी देना नहीं चाहते, ऑपरेशन ग्रीन हंट होने के बाद भी नहीं दिया, नक्सलवाद का लेबल लगाने के बाद भी नहीं दिया। वो अपनी जमीनें छोड़ नहीं सकते। 5वीं 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी की जमीन आदिवासी के सिवा कोई नहीं खरीद सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, आदिवासी की जमीन लपेटे में सारा का सारा ले लेंगे। आदिवासियों को हिंदू मैरिज ब्यूरो एक्ट नहीं है, लागू हो जाएगा, आदिवासियों को लागू हो जाएगा। और इससे क्या होगा, सब हिंदू के नाम पर जब मैरिज रजिस्ट्रेशन में होगा ना, तो संख्या बताया जाएगा। कौन सी संख्या बताया जाएगा? वो संख्या बताया जाएगा, इतने % लोग हिंदू भारत में रहते हैं, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए। मतलब लीगल तौर पर संख्या का डाटा कलेक्ट करेंगे और बताया जाएगा, देखो भारत सरकार का आंकड़ा, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए, इतना % भारत में हिंदू रहते हैं। अरे वो अपनी योजना पर काम कर रहे हैं। इस देश का लोकतंत्र खत्म हो गया है। अभी कोई मेरे को बता रहा था कि पार्लियामेंट में भेजना चाहिए। अरे इस देश में 233 ADR का रिपोर्ट है, 233 क्रिमिनल लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं। 543 में से 233 अपराधी किस्म के लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। 475 MP करोड़पति है। 2019 का आंकड़ा बता रहा हूं, भारत के अंदर पार्लियामेंट में जो सांसद है 475 MP करोड़पति है, और इधर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल में लाइन में लगा कर रखा है। भारत के लोकतंत्र चुनाव में डिपॉजिट भरने लायक है क्या? 80 करोड़ डिपॉजिट भरने लायक है क्या? अब करोड़पति बोले तो 1 करोड़ नहीं, कई करोड़ उनके पास होगा। कौन सा ईमानदार आदमी चुनाव जीत कर उधर जाएगा? और उसमें भी अभी इस चुनाव में दावे के साथ कहता हूं, इस चुनाव में 25 नवंबर से 25 फरवरी पूरे भारत के 4 लाख मंदिरों के महंत हिंदू राम मंदिर के लिए गांव-गांव सजाने का, 4 लाख गांव सजाने का अभियान चला रहा है। हिंदू का माहौल बनाया जाएगा, हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व के नाम पर राम मंदिर का 4 लाख गांव को सजाने का योजना चल रही है। उन मंदिरों के खर्चे पर ये चल रहा है। पूरे देश में हिंदुत्व का माहौल बनाया जाएगा, और उसमें शामिल कौन होंगे? हमारे ही लोग। खुशियां कौन मनाएंगे? हमारे ही लोग। हमको उलझाने का तंत्र उन लोगों ने बना रखा है। ये सब्जेक्ट को समझना है तो SC/ST OBC को
उनके षड्यंत्र से बाहर निकालने के लिए ये जागृति का सब्जेक्ट है, ये डिमांड का सब्जेक्ट नहीं है, ये मांगने का सब्जेक्ट नहीं है कि हमारे पर जुल्म मत करो। हमें मालूम है वो, ये जागृति का सब्जेक्ट है। जितनी जागृति आएगी उतना ही दुश्मन के चक्रव्यूह से हमारे लोग अलग होंगे, और जितना दुश्मन की ताकत कमजोर होगी इतना आप के ऊपर अत्याचार कम होगा। ताकत और बनाओगे अत्याचार ज्यादा होगा, ताकत कम होगी दुश्मन की तो अत्याचार भी कम होगा। जितना ताकतवर बनते गए हैं इतना जुल्म बढ़ता गया है, जितना ताकतवर बनते गए इतना जुल्म बढ़ता गया है। साथियों, तो ये हिंदू राष्ट्र बनाने का कार्यक्रम है, यूजीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का सारे अधिकार समाप्त करने के कार्यक्रम है। इसके साथ सब्जेक्ट के ऊपर जो विषय रखा है, बांधसिप अपने आप में मिशन नहीं है, बांधसिप का मिशन है महापुरुषों का अधूरा काम। बांधसिप चलाना हमारा मकसद नहीं है, मकसद के लिए बांधसिप चलाना है, मकसद के लिए बांधसिप चलाना है। इस समाज में विचारधारा प्रस्तावित करने के लिए बांधसिप चलाना है, महापुरुषों के उद्देश्य के लिए बांधसिप चलाना है। लोग पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि 50 साल में बांधसिप इतनी बार टूटा, आरएसएस क्यों नहीं टूटता है?